हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है औसत लाभ और अधिलाभ में अंतर। तो ये अंतर बताने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग मेरा पिछला जो 2 वीडियो है जो औसत लाभ और अधिलाभ पर जो मैंने बताया है वो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वो देखेंगे तो आप लोग को ये डिफरेंस अर्थात जो अंतर है ये आप लोग को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो अंतर को हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉलम में डिवाइड कर देंगे। पहला हो गया अंतर का आधार, दूसरा हो गया औसत लाभ और तीसरा हो जाएगा अधिलाभ। तो ये 3 टॉपिक में हमने या 3 कॉलम में इसको बांट दिया। तो सबसे पहले अंतर के आधार में हमें क्या दिया गया है, अर्थ दिया गया। तो अर्थ के आधार पर हम लोग देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसमें क्या किया जाता है, गत कुछ वर्षों के, गत कुछ वर्ष मतलब पिछले कुछ वर्षों के लाभों के आधार पर क्या किया जाता है जी, औसत निकाल के औसत लाभ कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग गत 5 वर्ष या गत 4 वर्षों का जो लाभ है उस सभी लाभों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और वो जोड़ कर उसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि गत 4 वर्षों का हम लोग लाभ निकाल रहे हैं, तो गत 4 वर्षों का जो लाभ है उसको हम लोग सभी को जोड़ेंगे और उसे 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। इसी औसत को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, औसत लाभ कहा जाता है। अब बात करेंगे अधिलाभ का अर्थ क्या होता है। औसत लाभ अगर सामान्य लाभ पर आधिक्य है, आधिक्य मतलब अधिक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिलाभ कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे औसत लाभ मान के चलो 6000 है और सामान्य लाभ हमारा मान के चलो 4000 है। तो कितना अधिक निकल रहा है जी, 2000 अधिक निकल रहा है। जो अधिक निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिलाभ कहते हैं। अर्थात औसत लाभ सामान्य लाभ से जितना अधिक है उसी को हम लोग अधिलाभ कहेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक में अंतर के आधार में नियोजित औसत पूंजी। नियोजित औसत पूंजी अर्थात ऐसी पूंजी से है जो हम लोग वर्ष के प्रारंभ में क्या करते हैं, लगाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस टाइम लगाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नियोजित औसत पूंजी कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं जी, ये नियोजित औसत पूंजी का हम लोग अंतर के आधार में सबसे पहले औसत लाभ के आधार पर समझते हैं। तो औसत लाभ की गणना नियोजित औसत पूंजी पर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो औसत लाभ का देखा होगा तो उसमें नियोजित पूंजी के आधार पर हम लोग औसत लाभ बिल्कुल भी नहीं निकालते। इसको निकालने के लिए हम लोग केवल लाभों को लेते हैं, गत वर्ष अर्थात पिछले वर्ष को लाभ को ध्यान में रखकर। तो कहने का मतलब ये है कि औसत लाभ निकालने के लिए नियोजित पूंजी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। बट अधिलाभ के लिए देखो, अधिलाभ की गणना करते समय हम लोग क्या करते हैं जी, नियोजित औसत पूंजी को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जी, अधिलाभ निकालने के लिए हमें नियोजित पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया जी, इसमें औसत लाभ में नियोजित पूंजी की जरूरत नहीं पड़ती है गणना करने के लिए, मतलब औसत लाभ निकालने के लिए, बट अधिलाभ निकालने के लिए नियोजित पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पहुंचते हैं, तो प्रतिफल की सामान्य दर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ प्रतिफल की सामान्य दर का मतलब क्या है। तो प्रतिफल की सामान्य दर का मतलब क्या होता है जी, हम लोग व्यवसाय में ऐसा मान लेते हैं कि हमें हर वर्ष कम से कम जितना हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका 5% या 10% लाभ मिलेगा ही मिलेगा। उसी 5% या 10% जो लाभ हमने पहले से निर्धारित कर दिया है उसी को क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिफल की सामान्य दर कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे औसत लाभ की गणना करते समय प्रतिफल की सामान्य दर पर विचार नहीं किया जाता। मतलब औसत लाभ की गणना करते समय इस सामान्य दर का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप लोग औसत लाभ का वीडियो जो मैंने बनाया है उसको आप लोग एक बार देखिए, आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद से अधिलाभ में, अधिलाभ की गणना करते समय प्रतिफल की सामान्य दर का इस्तेमाल या विचार हम लोग करते हैं। मतलब अधिलाभ की गणना करते समय इस सामान्य दर का बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं। आप लोग पिछला वीडियो अधिलाभ का अगर देखेंगे तो आप लोगों को उसमें पता चल जाएगा कि सामान्य लाभ निकालने के लिए, अधिलाभ तो हम लोग बाद में निकालते हैं, उसके पहले हमें सामान्य लाभ निकालना पड़ता है।
तो सामान्य लाभ निकालने के लिए हमें प्रतिफल की सामान्य दर की जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, तो अब दोनों में अंतर क्या हो गया जी कि प्रतिफल की सामान्य दर की जरूरत या इस्तेमाल औसत लाभ में नहीं होता है बट अधिलाभ में होता है। अब पहुंचेंगे हम लोग यहाँ पर चौथा नंबर टॉपिक, ख्याति के मूल्यांकन में प्रासंगिकता। ठीक है जी, तो हम लोग प्रासंगिकता देखेंगे कि इसमें ख्याति के मूल्यांकन में औसत लाभ का इस्तेमाल कौन कौन से विधि में किया जाता है। तो औसत लाभ का इस्तेमाल सबसे पहले किस में किया जाता है जी, औसत लाभ विधि में किया जाता है पहला। दूसरा हो गया अधिलाभ विधि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और पूंजीकरण विधि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने क्या समझा जी यहाँ पर कि औसत लाभ का 3 विधियों में इस्तेमाल किया जाता है। एक औसत लाभ विधि में ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए, ख्याति का मूल्य निकालने के लिए, और अधिलाभ में भी ख्याति का मूल्य निकालने के लिए औसत लाभ का इस्तेमाल किया जाता है, और पूंजीकरण विधि में भी ख्याति का मूल्य निकालने के लिए औसत लाभ का इस्तेमाल किया जाता है। बट अधिलाभ विधि का क्या होता है जी, अधिलाभ का इस्तेमाल हम लोग कौन कौन सी विधि में करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, केवल और केवल 2 विधियों में किया जाता है, एक अधिलाभ विधि और एक पूंजीकरण विधि। तो ये 2 विधियों में हम लोग क्या करते हैं, अधिलाभ का इस्तेमाल किया जाता है। बट इसमें एक चीज और ऐड होना चाहिए, क्योंकि वार्षिकी विधि होती है, वार्षिकी विधि जो होती है उसमें भी हम लोग अधिलाभ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और ऐड होना चाहिए था जो इसमें नहीं दिया है, आप लोग पेपर में लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है जी, कि अधिलाभ का हम लोग 3 विधियों में इस्तेमाल में लाते हैं, एक अधिलाभ विधि, एक पूंजीकरण विधि और एक वार्षिकी विधि। ठीक है जी, तो ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।